नमस्कार साथियों, मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना ऑफिस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने उपार्जित अवकाश के संदर्भ में बात की थी और उससे संबंधित सारे नियमों पर चर्चा की थी। दोस्तों, आज राजस्थान सेवा नियम के जानकारी की इस श्रृंखला में बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं अर्धवेतन अवकाश, जिसे हाफ पेमेंट लीव भी कहते हैं, रूपांतरित अवकाश और अदेय अवकाश, जिसे लीव नॉट ड्यू अवकाश दोनों बोलते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज के इस बिंदु की ओर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हमारे जो आज का बिंदु है उस पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसे एक फाइल है वो आपको शो हो रही है अर्धवेतन अवकाश के नाम से। तो दोस्तों, अर्धवेतन अवकाश होता क्या है इसके बारे में बात कर लेता हूं मैं। तो इसे राजस्थान सेवा नियम में नियम 93 के द्वारा इसको वर्णित किया गया है। दोस्तों, जो नियम 93 है उसे अर्धवेतन अवकाश का विवरण है उसमें। तो अर्धवेतन अवकाश क्या होता है, अर्धवेतन अवकाश कब मिलता है, किसे मिलता है, कितना मिलता है, ये सारी चीज़ें हम है जो बिल्कुल छोटी से छोटी बात है उस पर आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, 93 जो रूल है उसमें है अर्धवेतन अवकाश एवं अवकाशों की देयता। तो एक राज्य कर्मचारी को प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर 20 दिन का अर्धवेतन अवकाश अर्जित होगा। तो मतलब ये इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे कोई भी एक जिसका कर्मचारी का स्थायीकरण हो चुका, जो स्थायी कर्मचारी है जिसका फिक्सेशन हो चुका, उस कर्मचारी की जैसे ही 1 वर्ष की सेवा पूर्ण होगी उसे 20 दिन का अर्धवेतन अवकाश मिल जाएगा। मतलब इसे आप सर्विस बुक में लिखते हो 20 HPL, जैसे आप HPL के नाम से बोलते हो, जैसे मेडिकल बोलते हो 20 मेडिकल मिल गए मुझे, 20 मेडिकल है मेरे सर्विस बुक में, सर देखो आप मेरे कितने मेडिकल बाकी है। तो इसे बोलते हैं हम अर्धवेतन अवकाश। हाँ, तो दोस्तों आगे मैं बात कर लेता हूँ। अब ये जो पूर्ण वर्ष की सेवा है वो जो ये अर्धवेतन अवकाश है ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। दोस्तों, ये होते हैं हमारी ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग। जैसे हमारा आज ज्वाइनिंग हुई, जैसे मान लो 2 साल पहले की ज्वाइनिंग है, आज मेरी 2 साल हो गई और आज के 1 साल बाद में मेरी जैसे ही 30वीं साल की सर्विस होगी, अर्थात मेरा 1 साल स्थायी सेवा में पूर्ण होगा, तो मुझे 20 दिन का अर्धवेतन अवकाश क्या होगा, अर्जित हो जाएगा। दोस्तों, क्या हो जाएगा, अर्जित हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ आगे। अब जो ये अर्धवेतन अवकाश है ये किस तरीके से हम उपभोग कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करता हूँ मैं। उपयुक्त कै के अनुसार देय अर्धवेतन अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा निजी कारणों के आधार पर क्या किया जाएगा दोस्तों, स्वीकृत किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, स्वीकृत किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप कहोगे, बोले सर जो अर्धवेतन अवकाश है वो हमने तो सुना है कि केवल चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर ही स्वीकृत किया जाता है। जब हम हमारे नियंत्रण अधिकारी या DDO के पास जाते हैं एप्लीकेशन लेके, तो हमारे पास वो मांगते हैं कि बोले आप किस पे थे, बोले मेडिकल पे था, तो आप कैसे करवाना चाहते हो, इस पर हाफ पेमेंट लीव पे रहोगे या परिवर्तित अवकाश करवाओगे इसको, तो आप हमारे से तो मेडिकल मांगते हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे मेडिकल भी मांगते हैं, और अगर आप इसको निजी कारणों के आधार पर लेना चाहो तो निजी कारणों के आधार पर भी ले सकते हैं। और ये जब कैसे होगा, जब आप यहाँ पे 2 अवकाशों का नाम आता है जब अर्धवेतन अवकाश का बिंदु पे चर्चा करते हैं हम। एक तो अर्धवेतन अवकाश और एक रूपांतरित या परिवर्तित अवकाश, या जिसे कम्यूटेड लीव भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ है, तो इसके बारे में आगे बात करता हूँ मैं। तो दोस्तों, जो यहाँ पे जो पहले बात करते हैं हम अर्धवेतन अवकाश की, तो अर्धवेतन अवकाश यहाँ पे हो गया चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा निजी कारणों के आधार पर दोनों पे स्वीकृत किया जा सकता है। क्योंकि ये वाली जो चीज़ है, ये जानकारी है बहुत कम लोगों को है कि जो अर्धवेतन अवकाश है, जो हाफ पेमेंट लीव है, आधे वेतन पर रहते हुए जो अवकाश लिया जाता है वो निजी कारणों के आधार पर भी लिया जा सकता है। बहुत कम लोगों को जानकारी है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे जो अभी एक शब्द आया था पूर्ण वर्ष, तो यहाँ पे दोस्तों प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा की परिभाषा का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इसका जो वर्णन है वो राजस्थान सेवा नियम की नियम 7(9)A में स्पष्ट की गई है। इसकी परिभाषा की क्या होता है, तो देखते हैं हम क्या है नियम 7(9)A। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या है नियम 7(9)A। प्रथम 10-20 वर्ष की सेवा, अगले 10 वर्ष की सेवा, सेवा के पूर्ण वर्ष एवं 1 वर्ष की निरंतर सेवा का तात्पर्य राजस्थान सरकार या एकीकृत किसी राज्य के अधीन उक्त निर्दिष्ट अवधि में लगातार की गई सेवा से है। मतलब जो दोस्तों लगातार जो आपकी स्थायी सेवा है उसमें जो इतने आप लगातार समय जैसे आपका बीतता है, तो वो जो जितनी भी सेवा है वो लगातार की गई सेवा है, उसमें
आपके द्वारा जो आपकी ड्यूटी के द्वारा जो बिताया गया जितना भी समय है, उसमें जितने भी असाधारण अवकाश लिए हैं वो सारे अवकाश सम्मिलित होते हैं। उसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं पूर्ण वर्ष से हम उसको समझते हैं। दोस्तों उसके बारे में फिर बाद में एक राजस्थान सरकार का एक निर्णय आया और उसमें क्या किया इन्होंने, इन नियमों में परिभाषित सेवा के पूर्ण वर्ष में असाधारण अवकाश सहित अवकाश पर बिताया गया समय भी क्या होगा, सम्मिलित होगा। दोस्तों जो पूर्ण वर्ष का समय है उसमें, जैसे मैंने पीएल की बात की थी, तो जैसे पीएल या उपार्जित अवकाश जैसे अपन जोड़ते हैं, तो उसमें तो अगर उपार्जित अवकाश की कैलकुलेशन करते हैं उसमें, तो हम वहाँ पे जो असाधारण अवकाश या अवैतनिक अवकाश लिया था उसके 10 का गुणांक के आधार पे हम प्रति छमाही, यानी कि जितने 10 के गुणांक के आधार पे हम एक पीएल है उसकी कम जोड़ते हैं। मतलब जैसे मैंने जो पिछला वीडियो था उसमें अच्छी तरीके से समझाया था, तो अगर आपको पीएल से संबंधित जितने भी है तो आप पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हो। तो वही आगे जो असाधारण अवकाश है उसका सेवा के पूर्ण वर्ष में, यहाँ पे अगर पूर्ण वर्ष में कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका, तो एक संदेह व्यक्त किया गया कि क्या अर्धवेतन अवकाश भी ले सकता है, यदि क्या कोई कार्मिक है जो अर्धवेतन अवकाश भी ले सकता है यदि अर्धवेतन अवकाश उसी अवकाश के बीच अपनी सेवा का पूर्ण वर्ष पूरा करने के कारण अर्जित करता हो। दोस्तों यहाँ पे ये होगा, चलो आगे हैं जो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो मामले पर विचार कर निर्णय किया गया कि ऐसा अर्धवेतन अवकाश जो एक कर्मचारी द्वारा अवकाश अवधि में ही सेवा का पूरा वर्ष होने के कारण अर्जित किया हो, उसको कर्मचारी अपने पूर्व के अवकाश के क्रम में उपभोग कर सकता है या वह अपने अवकाश की वृद्धि कराने के उपभोग में भी ले सकता है। जैसे मान लो मेरे जो खाते में थे, जैसे मान लो 10 HPL थे, 10 अर्धवेतन अवकाश थे, तो वो मेरे लिए मैं उसको अर्धवेतन अवकाश पर रहना चाहता हूँ। तो जैसे ही मेरी जो वो पूरे होंगे और उसी दिन मेरी सेवा में मान लो 34 साल लग रही है और 34 साल लगते मेरे और है वो अर्जित हो जाएंगे। तो दोस्तों जो अर्जित होंगे और जो मेरे कंटिन्यू चल रहे थे उनको सभी को साथ में मैं और उपभोग कर सकता हूँ। दोस्तों बिल्कुल आप कर सकते हो, तो उनको उपभोग भी कर सकते हो। अगर आप उपभोग नहीं करना चाहते तो आपके सर्विस बुक में क्या हो जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। दोस्तों ये था इससे संबंधित नियम। अब होता है अर्धवेतन अवकाश के अलावा एक और अवकाश के बारे में सुनते हैं अपन, जो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। दोस्तों वो है रूपांतरित अवकाश। क्या होता है? रूपांतरित अवकाश। तो रूपांतरित अवकाश क्या होता है और रूपांतरित अवकाश कब मिलता है? तो दोस्तों रूपांतरित अवकाश स्थायी सेवा के एक राज्य कर्मचारी को देय अर्धवेतन अवकाश की आधी संख्या तक रूपांतरित या कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। वही जो अर्धवेतन अवकाश थे, अगर मैं इसको रूपांतरित अवकाश में लेना चाहता हूँ तो मैं जो नॉर्मली जो फॉर्म होता है वो फॉर्म भर के देता हूँ, मैं फॉर्म भर के देता हूँ। तो उसमें मैं लिखता हूँ आवेदित अवकाश का प्रकार। मेरे ख्याल से 5वां या 6वां छोटा जो लाइन है, जो कॉलम है, उसमें यही है कि आवेदित अवकाश की अवधि प्रकार। तो आप अवधि लिखते हो और उसमें प्रकार लिखते हो, रूपांतरित अवकाश या अर्धवेतनिक अवकाश या उपार्जित अवकाश। तो यहाँ पे उपार्जित अवकाश तो पीएल की बात हो गई। और रूपांतरित अवकाश क्या होगा, जितने भी आप जितने दिन होंगे उसमें, तो उन दिनों की दुगुनी संख्या क्या होगी आपकी सर्विस बुक में, जो आपका बैलेंस होगा उसमें से डेबिट होगी। ये तो हो गया रूपांतरित अवकाश। अगर आप अर्धवेतनिक अवकाश पे रहते हो इस पे, या आप अर्धवेतनिक अवकाश पे रहते हो इस पे, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आपको आधे दिन की सैलरी मिलेगी। किस पे मिलेगी? आधे दिन की सैलरी मिलेगी। जैसे आप मान लो 2 दिन के अर्धवेतनिक अवकाश पे रहे तो आपको 2 दिन में उन आधे दिनों की 2 दिन की सैलरी मिलेगी। और बाकी है ना, वो बाकी क्या होगा, आपके एक अर्धवेतन अवकाश 2 दिन का 2 आपके डेबिट हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ तक ये क्लियर होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक आप सभी की। अब बात कर लेता हूँ मैं आगे क्या होगा। जो उसकी स्वयं, ये वापस से पढ़ते हैं अपने, स्थायी सेवा के एक राज्य कर्मचारी को देय अर्धवेतन अवकाश की आधी संख्या तक रूपांतरित कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, जो उसकी स्वयं की बीमारी के आधार पर देय होगा। अभी मैंने पहले बात की थी, अगर अर्धवेतन अवकाश की बात करता है तो वहाँ पे चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पे और निजी कारणों के आधार पे भी क्या हो सकती है, स्वीकृत हो सकती है। जबकि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे किसके आधार पे होगा, ये केवल बीमारी के आधार पर ही क्या होगा, देय होगा। क्या होगा? बीमारी के आधार पर। और बीमारी का क्या है, हमारे पास सर्टिफिकेट, एक जो प्राधिकृत डॉक्टर है उससे हमें चिकित्सा प्रमाण पत्र, सिक एंड फिट जो प्रमाण पत्र होता है वो हमें जमा करवाना पड़ता है हमारे फॉर्म भरने के साथ में, तब हमारा रूपांतरित अवकाश है वो स्वीकृत होता है। तथा जिसके लिए कर्मचारी को एक प्राधिकृत चिकित्सक से रोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। रूपांतरित अवकाश स्वीकृत करने की कुछ शर्तें भी होगी दोस्तों। तो कुछ शर्तें हैं जो रूपांतरित अवकाश की कैसे स्वीकृत की जाएगी, तो इसके बारे में देख लेते हैं आगे। जब किसी कर्मचारी को रूपांतरित अवकाश स्वीकृत किया जाए
तो उसकी एवज में दुगुनी संख्या में अर्ध वेतन अवकाश लेखों से घटा दिए जाएंगे। मैंने अभी पहले कहा था, अगर आप 5 दिन छुट्टी पे रहते हो और मेडिकल पे आधार पर रहते हो, अर्थात आप रूपांतरित अवकाश लेना चाहते हो, तो आपके जो अर्ध वेतन अवकाश है वो 10 है जो आपके कटेंगे। आपकी जो सर्विस बुक है उसमें 10 काटे जाएंगे, 10 लेस किए जाएंगे। तो ये हो गए यहाँ पे। एक समय में देय अर्ध वेतन अवकाशों में से 180 दिन तक के अर्ध वेतन अवकाशों को प्राधिकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के बिना ऐसे रूपांतरित अवकाशों के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है जहां ऐसा अवकाश किसी अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए चाहा जाए तथा अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी ऐसे पाठ्यक्रम या अध्ययन को सार्वजनिक हित में प्रमाणित कर दे। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रावधान है ये। और ये जो जितने भी नवनियुक्त जितने भी कर्मचारी होते हैं जिनके पास और अवकाश नहीं होते, तो उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यानी कि जब आप जो अर्ध वेतन अवकाश है वो आप 180 दिन तक का स्वीकृत कर सकते हैं, किसके बिना? प्राधिकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के बिना। आप हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, आप अर्ध वेतन अवकाश है जो रूपांतरित अवकाश के रूप में अगर स्वीकृत करवाना चाहते हो तो आप बिना डॉक्टर के प्रमाण पत्र के भी करवा सकते हो। और वो किस लिए? जब आप एक अनुमोदित या जो अनुमोदित है जो पाठ्यक्रम या किसी यूनिवर्सिटी वगैरह से आप ऐसा कोई पाठ्यक्रम करते हो, आप एक अध्ययन करते हो, तो वहाँ पे आपको 180 दिन तक का रूपांतरित अवकाश क्या हो सकता है दोस्तों? स्वीकृत हो सकता है। जब कैसे? जब वो प्राधिकारी जो है जो आपका स्वीकृत करने वाला अधिकारी है वो ये प्रमाणित कर देगी जो आपका पाठ्यक्रम है या जो आप अध्ययन कर रहे हो सार्वजनिक हित में प्रमाणित सार्वजनिक हित में है, तो आपका ये जो 180 दिन तक का रूपांतरित अवकाश है वो स्वीकृत हो सकता है दोस्तों, बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पे। तो ये मोस्ट आपका बहुत अच्छा नियम है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो बात करता हूँ मैं आगे हैं अदेय अवकाश। दोस्तों अपन ने 2 अवकाशों के बारे में बात कर ली यहाँ तक, रूपांतरित अवकाश और एक था हमारा अर्ध वेतन अवकाश। एक अगला है अदेय अवकाश। दोस्तों ये तीनों अवकाश एक दूसरे संबंधित है, तो इसलिए मैंने तीनों आज एक साथ ही है जो आपके सामने लाया हूं मैं। तो दोस्तों जो अर्ध वेतन अवकाश और रूपांतरित अवकाश के बाद में जो तीसरा अवकाश है वो है हमारा अदेय अवकाश। तो अब अदेय अवकाश क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लीव नॉट ड्यू। क्या बोलते हैं दोस्तों? लीव नॉट ड्यू। अब यहाँ पे क्या होगा, सेवानिवृत्ति से पूर्व के अवकाशों के मामलों को छोड़कर अदेय अवकाश स्थायी सेवा के राज्य कर्मचारियों को निम्नांकित शर्तों पर क्या किया जा सकता है दोस्तों? स्वीकृत किया जा सकता है। अब कैसे स्वीकृत किया जाएगा देखते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर मैं सीधी लैंग्वेज में आपको साफ सुंदर अगर मैं लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो यही होगा कि आपके पास मान लो किसी प्रकार का अवकाश आपके खाते में शेष नहीं है, आप एक स्थायी कर्मचारी हो, तो भी आप है जो रूपांतरित अवकाश है मेडिकल अवकाश के आधार पर रह सकते हो और वो आपके खाते में माइनस में एंट्री होगी उसकी। जैसे मान लो आप 10 दिन की छुट्टी पर रहे तो आपके, जैसे मान लो 5 दिन की छुट्टी पर रहे, आपके पास ना तो कोई मेडिकल है, ना HPL है, ना PL है, ना CL है, तो अब आप क्या करोगे? अवकाश पे रहोगे। अब तो अवकाश पे रहोगे तो उसको आप अदेय अवकाश के रूप में जो अपना आहरण वितरण अधिकारी या नियंत्रण अधिकारी होता है वो स्वीकृत कर सकता है हमारा, और उसमें ऋणात्मक एंट्री करता है हमारी। और जब भी हमारे खाते में वापस से जो अर्धवेतनिक अवकाश हाफ पेमेंट लीव है वो अर्जित होगी तो उसमें से वो कम होके फिर एंट्री होगी। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप देखते हैं उक्त अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा कर्मचारी अदेय अवकाशों से वापस अवकाशों की समाप्ति के बाद सेवा पर वापस उपस्थित हो जाएगा। और यहाँ पे अगला है अदेय अवकाशों की संख्या उस अनुमानित संख्या से अधिक नहीं होगी जो एक कर्मचारी ऐसे अवकाश से वापस आकर उतनी संख्या में अर्धवेतनिक अवकाश स्वीकृत कर सके। दोस्तों ये जो मैंने अभी बात बताई वही है यहाँ पे। अब है अगला बिंदु, वो है संपूर्ण सेवा काल में 360 दिन से अधिक का अदेय अवकाश नहीं दिया जाएगा। दोस्तों कितने अधिकतम है जो अदेय अवकाश पूरे सेवा काल में कितने दिन का दे सकते हैं दोस्तों? 360 दिन का दे सकते हैं, जिसमें से एक समय में 90 दिन से अधिक नहीं होगा। ये भी कंडीशन है, एक समय में कितने दिन का नहीं होगा दोस्तों? 90 दिन से अधिक नहीं होगा, तथा 180 दिन तक का अदेय अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर तथा शेष अन्य आधार पर क्या हो सकता है? स्वीकृत हो सकता है। दोस्तों मैंने जो सारी चीज़ें थी वो वहाँ पर आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि कितने दिन की अधिकतम है वो हो सकता है। अब चलता हूँ मैं आगे। चिकित्सा प्रमाण पत्र बीमारी के आधार पर अदेय अवकाश प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को प्राधिकृत चिकित्सक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको प्रस्तुत करना होगा प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे अगला है अदेय अवकाश स्वीकृत किए जाने पर कर्मचारी के अर्धवेतन अवकाशों के खाते में नामे डेबिट लिखा जाएगा। उसका समायोजन ऐसे कर्मचारी द्वारा भविष्य में अर्जित किए जाने वाले अर्धवेतन अवकाशों से किया जा सकता है। दोस्तों ये अदेय अवकाश है उसकी भी जानकारी काफ़ी कम लोगों को होती है, और जब उनके खाते में
जो अवकाश हो शेष नहीं होते हैं तो फिर उनको अवैतनिक अवकाश कर देते हैं लगभग अधिकारी। तो यहाँ पे ये आप सभी के लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं और आप सर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर आप है जो हमारी अदेय अवकाश है वो स्वीकृत करो, जिससे मुझे अवैतनिक ना होना पड़े। तो दोस्तों जब भी ये अवकाश लेते हैं तो उसमें ऋणात्मक एंट्री होती है, और ऋणात्मक एंट्री जैसे आप वापस से अगले साल आपने जो HPL है वो अर्जित की, अर्न की, तो इसे अर्न करोगे तो ये पिछले वाली उसमें से माइनस हो जाएगी और आगे वाली क्या हो जाएगी, जोड़ दी जाएगी। दोस्तों अब आगे चलते हैं। जब ऐसे कर्मचारी को, इस नियम के बारे में एक बात है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी होगी। अब यहाँ पे है, जब ऐसे कर्मचारी को इस नियम के उपनियम 2 तथा 3 के अंतर्गत रूपांतरित अवकाश अथवा अदेय अवकाश स्वीकृत किया गया हो और ऐसे कर्मचारी की या तो सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 53 के अनुसार अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है, तो उससे अवकाश वेतन संबंधी कोई वसूली यदि बनती हो तो नहीं की जाएगी। तो दोस्तों इस बात को मैं क्लियर करना चाहूँगा आपके सामने। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे मान लो आपको किसी अधिकारी द्वारा आपके अदेय अवकाश स्वीकृत कर दी, और अदेय अवकाश स्वीकृत करने के बाद में आपने कोई अर्न नहीं की और अवकाश, जबकि आपके खाते में ये केवल माइनस में बोल रही है, ये जो ऋणात्मक आंकड़े बोल रहे हैं आपकी अवकाश लेखे में कि आपके इतने है जो अदेय अवकाश है HPL है वो ऋणात्मक है और आपने अर्न नहीं किए। अब आपको जब डिपार्टमेंट की तरफ से या तो आपकी मान लो किसी की भी अगर मृत्यु हो जाती है अथवा सेवानिवृत्त कर देता है अनिवार्य रूप से, तो आपसे उन दिनों के जिन दिनों आपने वो ऋणात्मक है उस दिनों की कोई अगर वसूली होती है तो वसूली आपसे नहीं की जाएगी। और अगर यही बात अगर जिससे आपने त्यागपत्र दिया स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति प्राप्त करने या सेवा से निष्कासित करने अथवा बर्खास्त करने आदि मामलों में अगर वेतन की वसूली होगी तो बिल्कुल वसूली की जाएगी, आपसे अवश्य की जाएगी। दोस्तों तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो रूपांतरित अवकाश या अर्धवेतन अवकाश और अदेय अवकाश से संबंधित जितने भी नियम थे मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत किए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपके लिए काफ़ी, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए काफ़ी हद तक आपके लिए सही साबित होंगे दोस्तों ये। तो आप इसको वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, और अगर नहीं है इसमें से कोई चीज़ें लिखने योग्य हैं तो आप लिख सकते हो। और दैनिक जीवन में आपको जैसे भी अवकाश में जाते हैं तो काफ़ी बार इन नियमों का है जो अपने को ध्यान में रखना होता है और ये काफ़ी बार अपने काम में आती हैं दोस्तों अगर अगला वीडियो है मैं किस अवकाश संबंध में अगर मैं बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किस नियम है जो किस अवकाश संबंधित नियम है वो आप उसका वीडियो लाओ। बिल्कुल मैं आप जितने भी नियम है वो बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों सभी आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों के साथ में अपने ग्रुप्स वगैरह उसमें भी शेयर करें, जिससे कि जिन्हें भी इसकी ज़रूरत है उन्हें ये ऐसी जानकारी मिल सके। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए नियमों के साथ में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।